Dear students, in the previous class, we learned about the claim to paramountcy and also learned about the doctrine of lapse. Students, now let us know about setting up a new administration. ब्रिटिशर्स ने कैसे एक नए शासन को सेटअप किया था उसके बारे में जानते हैं. Students, Warren Hastings was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of the company power. Students, Warren Hastings 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल बने थे. उन्होंने शासन में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस किए थे और कंपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए थे. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in बॉम्बे एंड मद्रास. वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा पावर एक्वायर कर लिया था. कंपनी ने केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि बंगाल के अलावा बॉम्बे और मद्रास में भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी थी. Students, British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. There were 3 presidencies, namely Bengal, Madras and Bombay. ब्रिटिश टेरिटरीज को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया गया था. उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को प्रेसिडेंसीज कहते थे. जैसे हम अभी स्टेट्स बोलते हैं, जैसे उड़ीसा एक स्टेट है, वैसे उसी टाइम वो लोग प्रेसिडेंसीज बोलते थे. तो मेनली उसी टाइम 3 प्रेसिडेंसीज थे, वो है बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. ईच वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर एंड द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल. हर एक प्रेसिडेंसीज को एक गवर्नर शासन करता था और सबका शासन में सुप्रीम हेड होता था गवर्नर जनरल. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. Warren Hastings, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जस्टिस के सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस लाए थे. He introduced several administrative reforms in the sphere of justice. Students, from 1772, a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts, namely a criminal court and a civil court. 1772 से जस्टिस के क्षेत्र में एक नया सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया था. हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 प्रकार के कोर्ट बनाए गए थे. एक था क्रिमिनल कोर्ट जिसको कि फौजदारी अदालत कहा गया, और एक था सिविल कोर्ट जिसको कि दीवानी अदालत कहा गया. इसी प्रकार 2 टाइप के कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया. मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स. मौलवीज और हिंदू पंडित ने इंडियन लॉज को इंटरप्रेट किया, मतलब अनुवाद किया या वर्णन किया, और जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे उन्होंने सिविल कोर्ट्स को प्रिसाइड किया, मतलब संचालन किया था. द क्रिमिनल कोर्ट्स वेर स्टिल अंडर ए काजी एंड ए मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स. और जो क्रिमिनल कोर्ट था वो एक काजी और मुफ्ती के अंडर था. काजी मतलब एक जज और मुफ्ती मतलब मुस्लिम लोगों के एक न्याय शास्त्री को बोला जाता है. ये क्रिमिनल कोर्ट भी कलेक्टर्स के निरीक्षण में आता था. Students, now you can see the figure 1-2, the trial of Warren Hastings, painted by R.G. Pollard in 1789. इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स की ट्रायल चल रहा है, मतलब उनकी सुनवाई चल रही है. इस फिगर को 1789 में R.G. पोलार्ड ने ड्रॉ किया था. तो इसको समझते हैं. When Warren Hastings went back to England in 1785 and won Borg,
accused him of being personally responsible for the misgovernance of Bengal. जब वारन हेस्टिंग्स ने 1785 में अपने देश इंग्लैंड लौट कर आए थे, उसी टाइम एडमंड बर्क ने वारन हेस्टिंग्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो बंगाल में जो कुशासन चल रहा था उसकी जिम्मेदार वारन हेस्टिंग्स है। इसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में वारन हेस्टिंग्स के खिलाफ इम्पीचमेंट चला था। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग चला था। तो ये उनके खिलाफ महाभियोग करके उनको हटाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 7 साल तक सुनवाई चला था। तो ये उसका पेंटिंग है। Students, a major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of Dharmasastra. To bring about uniformity in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws. तो स्टूडेंट्स, एक मेजर प्रॉब्लम ये था कि जो उसी टाइम ब्राह्मण पंडित थे वो लोकल लॉज के बारे में अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते थे। इंटरप्रिटेशन मतलब अलग अलग तरीके से व्याख्या करते थे जो कि अलग अलग धर्मशास्त्र के ऊपर बेस्ड था। तो ये लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मतलब समानता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को बुलाया गया और हिंदू लॉज को कंपाइल करने के लिए उसको लिखने के लिए बोला गया था। By 1778, a Muslim lodge was also compiled for the benefit of European judges. बाद में उसी लिखा गया हिंदू लॉज को NB हलार्ड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। 1778 तक मुस्लिम लॉज भी बनाया गया जो कि यूरोपियन जजेस को बहुत फ़ायदा दिया था। Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sadar Nizamat Adalat, was also set up at Kolkata. 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था, जबकि एक कोर्ट ऑफ अपील जिसको कि सदर निजामत कहा जाता था उसको भी कलकत्ता में सेटअप किया गया था। Students, at that time, the principal figure in an Indian district was the collector. उसी टाइम भारत के जो डिस्ट्रिक्ट थे उसी डिस्ट्रिक्ट के मुख्य थे कलेक्टर। वर्तमान भी हर एक डिस्ट्रिक्ट का मुख्य कलेक्टर होते हैं। As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. उसी टाइम में कलेक्टर का मेन जॉब रिवेन्यू और टैक्सेस कलेक्ट करना था। तो कलेक्टर लोगों से रिवेन्यू और टैक्स कलेक्शन करते थे और एक मुख्य काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, मतलब नियम कानून को कायम करके रखना। तो ये डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर को बजाय रखने के काम को कलेक्टर, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगात की मदद लेकर करते थे। His office, the Collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. ये जो कलेक्टरेट का ऑफिस था वो सबसे ज़्यादा ताकतवर ऑफिस बन गया था। Students, now let us see these figures and understand the expansion of British territorial power in India. Students, इस मैप्स को देखते हैं और जानते हैं कि ब्रिटिशर्स किस तरह से धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ा लिए। स्टूडेंट्स, ये 1797 का मैप है। आप देख सकते कोई है कि ये येलो मार्क वाला एरियाज ब्रिटिश रूल था और ये कलर वाला एरियाज ब्रिटिश रूल नहीं था। एंड देन ये 1840 का मैप है जो कि इस येलो वाला एरियाज ब्रिटिश रूल था। तो धीरे धीरे इस मैप में देख सकते हो कि 1797 से 1840 का मैप में कितना ज़्यादा पावर ब्रिटिश के पास आ चुका था। एंड नाउ लेट अस सी दिस मैप। दिस इज ए मैप ऑफ 1857।
तो 1857 में ये काफ़ी सारे एरियाज को ब्रिटिश राज कर चुका था। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया।